नमस्कार दोस्तों। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं एक नए पर्सपेक्टिव के ऊपर, मैका पैक्ट के ऊपर, यानी कि इस्लामिक नेटो के एक नए पर्सपेक्टिव को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखो क्या है कि इस्लामिक नेटो के बारे में एक पर्सपेक्टिव मैंने कवर किया था, जहां पर हमने ये देखा था कि जो कि मेरा अपना और कई सारे जो पेपर्स मैंने पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग ये था कि भाई अगर यूएस का जो सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वीक होगा वेस्ट एशिया के अंदर, तो उस गैप को फिल किया है इस्लामिक नेटो ने एक तरीके से। ये लोग अब एक साथ मिलकर के काम करेंगे ताकि इनको यूएस के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े, और फिर इससे वो इजरायली थ्रेट जो है ये उसको भी काउंटर कर पाएंगे, खुल करके उसके बारे में बोल पाएंगे, खुल करके उसका विरोध कर पाएंगे। दुनिया भर की इस तरीके की चीजें थी। दूसरा एक पर्सपेक्टिव ये था कि भाई ईरान के थ्रेट को काउंटर करने के लिए अब क्योंकि यूएस नहीं है तो ये काम करेगा। हालांकि ये पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा सही नहीं है अपनी जगह पर। अब ये तीसरा पर्सपेक्टिव है जिसके ऊपर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, जो ये कहता है कि सऊदी अरेबिया बहुत स्केयर्ड था। क्यों स्केयर्ड था? एक तो यूएस इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया, यूएस सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को आप ऑलमोस्ट खत्म मान करके चलिए वेस्ट एशिया में, और उसके बाद ईरानियन थ्रेट तो है ही, इजरायली थ्रेट तो है ही, लेकिन इसके साथ में एक मुस्लिम ब्रदरहुड का थ्रेट भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मंडरा रहा था, जिसकी वजह से इन्होंने पाकिस्तान को चिंटू की तरह यूज़ किया और उसके बाद इस्लामिक नेटो में एंटर कर गए, और अब नाउ दे आर वेरी सेफ एंड स्टेबल, और अब वो अपने नियॉम प्रोजेक्ट के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। आज हम इसी पर्सपेक्टिव को इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं और इस पूरे रिलेशनशिप को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन बिल्कुल सीरियस तरीके से करना चाहते हैं तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। अनअकैडमी में इस समय पर इंडिपेंडेंस डे ऑफर चल रहा है, हमारी फ्रीडम सेल जो है वो शुरू हो चुकी है, और इसमें हमने अपने फाउंडेशन कोर्सेज के प्राइस को रीइंस्टेट कर दिया है 16,999 पर। इस प्राइस पर आप अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स यानी कि इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स थे, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा जो ऑफर है वो सिर्फ 14 अगस्त तक है, उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा, और मेरा कोड आप इसमें इस्तेमाल करिएगा। मेरा कोड है APYT10। इस कोड को इस्तेमाल करके आप यहाँ पर इस पूरे ऑफर को अवेल कर सकते हैं। और अगर आप लकी हुए, और क्योंकि 80 साल हमारे इंडिपेंडेंस के हो गए हैं, तो आप अगर 80 लकी लर्नर्स में से एक हुए तो आपकी पूरी फीस भी रिफंड यहाँ पर कर दी जाएगी, यानी कि 100% रिफंड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब इस पूरे रिलेशनशिप को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, हम सबको पता है कि यहाँ पर ये जो पूरा इस्लामिक नेटो जो बना है, ये इस्लामिक नेटो ऐसे एक दिन में नहीं बन गया। इस इस्लामिक नेटो के बनने से पहले एक इनिशियल डिफेंस अग्रीमेंट हमने देखा था सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में। ये जो डिफेंस अग्रीमेंट था सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में, इसके बाद आपने देखा था कि उसके अंदर पाकिस्तान ने प्रॉमिस किया था कि हम 13,000 17,000 ट्रूप्स भेजेंगे, हम या देंगे वा देंगे, वो सब दुनिया भर का सब उन लोग का अपना अरेंजमेंट था वो था। हालांकि पाकिस्तान ने उसको बहुत दिन तक फुलफिल नहीं किया उस अरेंजमेंट को। जब ईरान ने अटैक कर दिया उसके बाद फिर वो सारा हेल्प आया, उसके पहले तक कोई अरेंजमेंट इन लोग का फुलफिल नहीं हुआ था। तो सऊदी अरेबिया भी कोई बहुत उससे नाराज़ नहीं था पाकिस्तान से। अब आप समझिएगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा था सऊदी अरेबिया के दिमाग में, और वो पाकिस्तान को यूज़ कैसे कर रहे थे। देखिए, अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो जैसे ही वो एक इनिशियल म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन करते हैं सऊदी अरेबिया के साथ में, अपना डिफेंस एग्रीमेंट, उसके बाद पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर कहता है कि हम चाहते हैं कि टर्की भी इसके अंदर आए और हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में जुड़े, ताकि हम एक इस्लामिक नेटो का फॉर्मेशन कर सकें। इस चीज़ के बारे में उन्होंने शुरू में कह दिया था। लेकिन आप सोचिए कि पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर ऐसा क्यों कहेगा कि टर्की आके ज्वाइन करे। पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर तो सिर्फ यूज़ हो रहा था, उसको क्या पता क्या चल रहा है बैकग्राउंड में। असल में टर्की के साथ में पाकिस्तान के तो अपने खुद के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया तो आपने देखा था कितना मैसिव सपोर्ट टर्की ने पाकिस्तान को किया था। हमेशा से टर्की वो चीज़ करता रहा है। तो फिर उनको क्या ज़रूरत है टर्की को बुला करके इस्लामिक नेटो का हिस्सा बनाने की? द रियल रीज़न वॉज सऊदी अरेबिया। कहते हैं कि सऊदी अरेबिया ने अपने थ्रेट को एलिमिनेट करने के लिए पाकिस्तान को जानबूझ करके पुश किया कि आप इसको एक्सपैंड करो और टर्की को इसमें लेकर के आओ, ताकि हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएं। और इसीलिए कहा जाता है कि ये पूरी डील अगर हुई है तो इसके पीछे का मास्टरमाइंड मोहम्मद बिन सलमान है, इसके पीछे का मास्टरमाइंड सऊदी अरेबिया, और उस सऊदी अरेबिया की वजह से ये पूरा इस्लामिक नेटो अब बन पाया है। तो अब ये पूरी डील फाइनली साइन हो गई। हालांकि अभी तक जो अग्रीमेंट हुआ है उसकी डिटेल्स बाहर नहीं आई है। सऊदी अरेबिया, टर्की और उसके साथ में पाकिस्तान, ये तीनों लोगों ने अपनी डील साइन कर ली, और इन्होंने बिल्कुल नेटो टाइप का यहाँ पर कुछ अरेंजमेंट रखा। जैसे नेटो में आपको कलेक्टिव डिटरेंस का एक आर्टिकल दिखता है, दैट इज आर्टिकल 5, कि अगर एक देश पर अटैक होगा तो पूरे नेटो के ऊपर अटैक माना जाएगा। ठीक वैसा इस्लामिक नेटो के अंदर है कि अगर एक देश के ऊपर अटैक होगा, अग्रेशन होगा,
तो उसको पूरे इस्लामिक नेटो के ऊपर वो अग्रेशन, वो अटैक माना जाएगा। ये डिफेंस, ये पूरा इनका कलेक्टिव अरेंजमेंट है। इसके अंदर इसको ये वर्कआउट कैसे करेंगे, तो इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ इन्होंने कही है, ये म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, इसका लीगल बेसिस जो है वो यूएन का आर्टिकल 51 है, और मिलिट्री कॉपरेशन करेंगे, इंटेलिजेंस शेयरिंग वेयरिंग करेंगे। लेकिन सबसे एक मेजर चीज़ जो मिसिंग आपको इसके अंदर दिखाई देगी वो है स्कोप। अगर आप स्कोप की बात करें तो यहाँ पर इस्लामिक नेटो का कोई भी डिफाइंड स्कोप आपको दिखाई नहीं देता है। वहीं दूसरी तरफ नेटो का अपना बहुत ही फिक्स स्कोप है। अगर आप नेटो की बात करते हो तो नेटो का फिक्स स्कोप है कि भाई रशिया का अग्रेशन ना हो या रशिया की बाउंड्री हमारी तरफ ना बढ़े, तो इसको डिटर करने के लिए, उसको रोकने के लिए हम जो है वो नेटो का फॉर्मेशन करते हैं। उनका स्कोप बहुत क्लियर है, दैट वी हैव टू चैलेंज रशिया। इस्लामिक नेटो में सवाल पूछा गया कि क्या ईरान के अगेंस्ट में आप इसको बना रहे हो, उनका नहीं जी। क्या आप इसके अगेंस्ट में बना रहे हो, ना जी। उसके अगेंस्ट में बना रहे हो, इजराइल के अगेंस्ट में बना रहे हो, किस लिए बना रहे हो, वो स्कोप आज भी क्लियर नहीं है। और क्यों क्लियर नहीं है, क्योंकि इसको पूरा बनाया ही सऊदी अरेबिया ने इस तरीके से है कि वो इनके फायदे में काम करे, बाकी थ्रेट वेट फैक्टर तो है वो तो चलता ही रहेगा। अब हम इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों है। अब अगर आप देखिए, जिम्मेदारी ही देख लीजिए यहाँ पर कि ये पूरा वर्क कैसे करेगा, तो इसके अंदर इन्होंने बड़ा समझदारी से उसको डिवाइड कर लिया है काम को अपने बीच में। सबसे पहली चीज़ आती है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया का पूरा जो जिम्मेदारी है वो एनर्जी और इकोनॉमिक पावर हाउस है, तो जितना भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन के अंदर जो भी पैसा लगना है वो सब सऊदी अरेबिया लगाएगा। दूसरा टर्की आता है। टर्की का अपना जो ड्रोन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत मजबूत है, उनका जो अपना मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो बहुत मजबूत है, काफ़ी वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, काफ़ी ज़्यादा वो प्रोडक्शन करते हैं आर्म्स का, लीडिंग आर्म्स एक्सपोर्टर की लिस्ट में आने लग गए हैं अब। लगभग 1.6% ऑफ ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्ट जो है वो अकेले टर्की करता है, तो इसलिए टर्की उसका हिस्सा है। और तीसरा पाकिस्तान है। पाकिस्तान का वो चिंटू टाइप का काम है कि मतलब नहीं होता, चिंटू टाइप का काम है कि है साथ हैं, हम भी हैं भैया, भैया आपके साथ खड़े हैं, नहीं देखो विधायक जी जा रहे हैं तो विधायक जी के साथ हम भी चल रहे हैं, पीछे पीछे हैं, वो वाला काम है पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान जो है उसका, क्योंकि वो एकमात्र ऐसा मुस्लिम नेशन है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, तो इसलिए पाकिस्तान को रख लिया गया डिटरेंस के लिए। वैसे इसमें कोई, अब ईरान के पास तो नहीं था ना न्यूक्लियर डिटरेंस, ईरान के पास तो नहीं था न्यूक्लियर वेपन, क्या यूएस ने हरा दिया ईरान को, हालत ख़राब हो गई। तो वैसे ही पाकिस्तान की स्थिति है, ठीक है अरे ठीक है यार, छोटू भी चलेगा तो बस छोटू को भी ले लो, कचरा भी खेलेगा तो कचरा को भी खिला लिया है, बस वो वाला पाकिस्तान का हाल है। असल में पाकिस्तान का जो असल यूज़ है वो इस्लामिक नेटो में कुछ नहीं है। पाकिस्तान हैज़ जस्ट वर्कड लाइक अ ब्रोकर। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को एक ब्रोकर की तरह इस्तेमाल किया है। अब क्यों किया है? सऊदी अरेबिया के लिए आप थ्रेट फैक्टर समझो, सब कुछ होने के बाद भी सऊदी अरेबिया के पास सबसे बड़ा थ्रेट फैक्टर क्या था? मतलब सऊदी के पास लिटरली सारा टेक्नोलॉजी है, इतना पैसा है, यूएस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब यूएस का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है सऊदी अरेबिया के पास, चाइना भी सपोर्ट करता है, सब कुछ है, फिर भी सऊदी अरेबिया हमेशा स्केर्ड रहता है। क्यों? क्योंकि सऊदी अरेबिया के पास जो थ्रेट है वो मल्टीपल थ्रेट फैक्टर है, आपको ये समझना पड़ेगा। पहला थ्रेट क्या है सऊदी अरेबिया का? पहला थ्रेट तो उनके लिए ईरान है। ईरान थ्रेट क्यों है? और यहीं से हर चीज़ की जड़ शुरू होती है। देखिए सऊदी अरेबिया के अगर आप इतिहास देखोगे तो इट हैज़ बीन एन हेरिडिटरी रूल रहा है सऊदी अरेबिया ने। जो साउद एम्पायर था वही साउद, इट बिकेम साउद लोग का सऊदी अरेबिया, इट बिकेम लाइक दैट। सऊदी अरेबिया की मुस्लिम वर्ल्ड में क्या इंपॉर्टेंस है? तो सिर्फ इतनी इंपॉर्टेंस आप मानिए कि वहाँ पर मक्का मदीना है, तो इसलिए दुनिया भर के मुस्लिम सऊदी अरेबिया में ट्रेवल करते हैं, बस। इसके अलावा अगर मैं सऊदी अरेबिया के हेरिडिटरी रूल की बात करूं कि उनका क्या रिस्पेक्ट है मुस्लिम वर्ल्ड में, तो जो असल सुन्नी मुस्लिम कंट्रीज हैं जो अपने आप को मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर समझती है, वो सऊदी अरेबिया को कुछ नहीं समझती, जिनमें से टर्की एक है, जिसमें से इजिप्ट कभी हुआ करता था, ईरान अब वो हो चुका है। तो सबको ये दिखता है कि सऊदी अरेबिया और ईरान का जो पूरा झगड़ा है वो शिया सुन्नी का झगड़ा है, बट असल में शिया सुन्नी का झगड़ा नहीं है, ये शिया सुन्नी का झगड़ा है ही नहीं। असल में ये प्रॉब्लम है हेरिडिटरी रूल और एक इस्लामिक रूल के साथ में, क्योंकि ईरान के अंदर इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ 79 में और वहाँ पर एक डिक्टेटरशिप खत्म हुई। ये थ्रेट बाद में सऊदी अरेबिया को सताने लगा कि अगर ये इस्लामिक रिवॉल्यूशन हमारे यहाँ पर भी हो जाएगा और हम ज़्यादा इस्लामिस्ट होने शुरू हो जाएंगे, या हम ज़्यादा इनको, जो ये ग्रुप्स बन रहे हैं, इस्लामिक ग्रुप्स बन रहे हैं, इनको सपोर्ट करने लग जाएंगे, इनके पक्ष में बात करने लग जाएंगे, तो ये हमारे सर पे चढ़ के नाचेंगे और उसके बाद क्या होगा, एक इस्लामिक रिवॉल्यूशन होगा और हमारी सरकार गिर जाएगी, हमारा रूल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ये थ्रेट की वजह से कभी भी सऊदी अरेबिया ने ईरान को पनपने नहीं दिया, या ईरान को वो जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन है वो ट्रांसफ़र नहीं करने दिया अपने तक या दूसरे देशों तक। तो इसलिए वो सऊदी, वो बिल्कुल यूएस का कंसेप्ट इन्होंने इसमें अपनाया कि यूएस कभी भी अपना वॉर अपने लैंड पर नहीं लड़ता, वो दूसरों के लैंड पर लड़ता है। सऊदी अरेबिया ने भी यही किया कि वो ईरान से कभी भी अपने लैंड पर नहीं लड़ा, वो दूसरे हर जगह पर लगभग ईरान को टारगेट करता रहा, काउंटर करता रहा। अब ईरान के साथ में जो उनकी ये जो मेजर प्रॉब्लम थी, यही प्रॉब्लम आगे चल करके टर्की के साथ होती है। क्यों होती है?
2011 का, लगभग 2011 में अरब स्प्रिंग आता है। अरब स्प्रिंग बेसिकली वाज द स्टार्टिंग ऑफ द ईरानियन रिवॉल्यूशन काइंड ऑफ थिंग, जो कि डिक्टेटरशिप के खिलाफ थी। तो आपने देखा वहाँ गद्दाफी के खिलाफ, इन सारे मतलब जो भी बड़े बड़े डिक्टेटर्स हुआ करते थे उनके खिलाफ सब भी इजिप्ट में शुरू हुआ, उसके बाद वो गया लाइबिया तक गया, सीरिया में गया, मतलब जो भी डिक्टेटर था, जो भी मुस्लिम देश जहाँ पर डिक्टेटर से बशर अल असद और इन सब लोग के खिलाफ ये अरब स्प्रिंग शुरू हुआ। सऊदी को डर हो गया कि ये अरब स्प्रिंग तो हमारे देश में भी आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी हेरिडिटरी रूल है, और ये इस्लामिक रिवॉल्यूशन कहीं ना लेके आ जाए। तो जो मुस्लिम ब्रदरहुड था, जो मुस्लिम ब्रदरहुड फॉर्म हुआ था ये अरब स्प्रिंग के बाद, कि मुस्लिम ब्रदरहुड इसलिए फॉर्म हुआ, इजिप्ट से ये शुरू हुआ। अरब स्प्रिंग के बाद क्या फॉर्म हुआ था, शुरू से ही चल रहा है मुस्लिम ब्रदरहुड। तो ये इजिप्ट में फॉर्म हुआ, और इसका पूरा एजेंडा क्या था, इसका यही एजेंडा था। तो सऊदी अरेबिया मुस्लिम ब्रदरहुड से बहुत चिढ़ने लगा, डरने लगा, और 2014 में फाइनली उन्होंने सामने आकर के मुस्लिम ब्रदरहुड को बैन कर दिया अपने यहाँ पर। एक तरफ उन्होंने मुस्लिम ब्रदरहुड को बैन किया, और उसी तरफ टर्की ने मुस्लिम ब्रदरहुड को सपोर्ट करना शुरू किया। एंड हेंस टर्की और सऊदी अरेबिया की अपनी राइवलरी है, और वो जग जाहिर हो चुकी थी। ये दोनों आपस में कई देशों में क्लैश भी करते हैं। टर्की और सऊदी अरेबिया इनडायरेक्टली सीरिया में लड़ते हैं, जहाँ पर वो मुस्लिम ब्रदरहुड के कुछ ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट कर रहा था, सऊदी उनके राइवल ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहा था। अब मुस्लिम ब्रदरहुड भी बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसमें बहुत सारे ग्रुप्स आते हैं, ये एक ओवरव्यू है, इसके अंदर बहुत सारे ग्रुप्स आते हैं, और ये जो जितने छोटे छोटे ग्रुप्स हैं इनका आपस में भी कई सारा झगड़ा है, बहुत सारे मुद्दों को लेकर के। कई बार लैंड टेरिटरी डिवाइड को लेकर के बहुत झगड़ा होता है, कई बार इनका जो रेस है उसको लेकर के झगड़ा होता है, तो इनके आपस में भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो सऊदी अरेबिया मुस्लिम ब्रदरहुड को, टर्की एक ग्रुप को सपोर्ट कर रहा था, दूसरे ग्रुप को सऊदी सपोर्ट कर रहा था, तो वहाँ पर भी इनके बीच में क्लैश हुआ। अब होता क्या है कि जब डायनेमिक चेंजेस होते हैं वेस्ट एशिया के अंदर, क्या डायनेमिक चेंज हुआ, तो हमने देखा कि सऊदी अरेबिया के पास दुनिया भर का टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है। पाकिस्तान का 13,000 ट्रूप वहाँ पर खड़ा है, उसके बाद इनको JF-17 मिल गया, चाइना का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम्स इनके पास है, उसके अलावा पूरा US का सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास है। लेकिन फिर भी सऊदी अरेबिया कहीं पर भी आपको फ्रंट पर लड़ाई करते हुए नजर नहीं आया। ना ईरान ने जब अटैक किया तब वो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट में नजर आया, ना पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जब इशू हुआ तब सऊदी ने ना एक स्टेटमेंट दिया ना लड़ाई की, सिर्फ और सिर्फ मीडिएशन की बात वो लगातार करते रहे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो कभी भी फ्रंट पर आकर के लड़ना चाहते ही नहीं है। असल में क्यों नहीं चाहते, क्योंकि वो एक स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर के, अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को लेकर के, क्योंकि आज दुनिया में जो उनकी पहचान है वो उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की वजह से है, इसलिए वो ये फाइट को करना ही नहीं चाहते। और इसीलिए आप बार बार ये चीज़ सुन रहे हो सऊदी अरेबिया से कि वो कह रहे हैं कि जब पूछा जा रहा है उनसे कि क्या ये इस्लामिक नेटो ईरान को काउंटर करने के लिए बनाया, वो बार बार इस चीज़ को कह रहे हैं कि नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एग्रेशन से बचने के लिए और डिटरेंस के लिए बनाया गया है, और ये एक तरीके का सेल्फ हेल्प ग्रुप टाइप का इन्होंने क्रिएट किया है। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा सच में उन्होंने सिर्फ इसलिए किया ताकि वो इन सारे थ्रेट्स को एक बार में एलिमिनेट कर सकें। कैसे, पहला तो ईरानियन थ्रेट था। ईरानियन थ्रेट जो है उसको एलिमिनेट करने के लिए ऑलरेडी उनके पास यूएस का आर्किटेक्चर है, वो ख़त्म नहीं हो रहा है। लेकिन इस पूरे आर्टिकल में यही चीज़ कही गई है कि जो बाकी के थ्रेट्स हैं वो कहीं ना कहीं अब सऊदी अरेबिया के ऊपर हावी ना हो जाएं, जिसमें से एक थ्रेट था मुस्लिम ब्रदरहुड का। तो ईरान, मुस्लिम ब्रदरहुड का थ्रेट एंड इजराइल, इन सबको चेक में रखने के लिए इन्होंने इस्लामिक नेटो को साइन कर लिया। ये इस्लामिक नेटो एक तो डिटरेंस का काम करेगा इजराइल और यूएस के खिलाफ भी, कि यूएस ज़्यादा चौड़ा ना हो जाए कि भाई हमारी वजह से तुम हो अदरवाइज तुम कुछ नहीं हो, तो हमारी भी कुछ औकात है, हमने भी इस्लामिक नेटो साइन कर रखा है, पहली चीज़। सेकंड चीज़, ईरान का थ्रेट तो हमेशा रहेगा ही, तो ईरान के लिए काउंटर के लिए तो है ही ये। और तीसरा, मुस्लिम ब्रदरहुड को जो देश, एकमात्र देश जो सपोर्ट कर रहा था, वो बड़ा देश जो वो टर्की था। अगर टर्की हमारे साथ आकर के इस पूरे इस्लामिक नेटो में खड़ा हो गया तो मुस्लिम ब्रदरहुड भी ज़्यादा कूद नहीं पाएगा और हमारे यहाँ कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और इसीलिए इन्होंने कहा जाता है कि इस वॉर को साइन किया। एंड हेंस नियोम प्रोजेक्ट को इन्होंने थोड़ी सी स्टेबिलिटी दी। 2030 तक मोहम्मद बिन सलमान का बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट नियोम प्रोजेक्ट, जिसके अंदर वो मतलब क्योंकि वॉर की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिरेल हो गया था, जो इन्वेस्टर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा इससे मतलब बहुत संतुष्ट नहीं थे, इस वजह से इसको भी स्टेबिलिटी देनी थी, और उनको स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी दोनों चाहिए था, अपने रूल के लिए भी और अपनी इकॉनमी के लिए भी। एनहेंस उन्होंने इस्लामिक नेटो को साइन किया है। अब इसीलिए कहा गया कि ये जो पैक्ट है, दिस पैक्ट इज देयरफॉर मेंट टू बी येट अनदर हेज फॉर रूलिंग हाउस ऑफ सऊद। इसीलिए कहा गया कि हाउस ऑफ सऊद के लिए ये पैक्ट सिर्फ उस अपने हेरिडिटरी रूल को बचाने के लिए यूज़ किया है, जिसमें इन्होंने पूरी तरीके से पाकिस्तान को पूरी तरीके से यूज़ करके फेंक दिया वाली बात है जो सऊदी अरेबिया ने किया है। अब इस पर्सपेक्टिव से आप कितना वास्ता रखते हैं
ये आप कमेंट में करके बताइएगा। और आपको ये पर्सपेक्टिव कैसा लगा, क्या इसमें कुछ मतलब आपको दिख रहा है ठीक ठाक होता हुआ, या इसमें आप कुछ और डाउन करना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर करिएगा। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।